अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं। और आज का विषय हमारा हिंदी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और इकाई है पहली। और आज का जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3 सफ़र का साथी और से दर्द, जिसे लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने, और ये इसका भाग दूसरा है, यानी कि पार्ट 2 है। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते सीधा हमारे पाठ की तरफ। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है, वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ऊपर मैंने कार्ड दिया हूँ, ठीक है? चलिए देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, उसका देख लेते हैं कहानी अब तक सरासरी एकदम मुख्तसरन, ठीक है? तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने राम नारायण उपाध्याय जी का परिचय किया था कि वो किस तरह के लेखक है, व्यंग्य लेखक है, ललित निबंध लिखे उन्होंने, और 30 से अधिक उनकी पुस्तकें क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। और ये स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार थे। उसके बाद हमने देखे उनकी प्रमुख कृतियाँ, यहाँ पर आपको दिख रही है उनकी प्रमुख कृतियाँ, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें पुस्तकें लिखी हैं। और उसके बाद हमने देखे कि इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि व्यंग्यकार राम नारायण उपाध्याय जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, और कौन सी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने देखा कि राम नारायण उपाध्याय जी जो इसके लेखक है, उन्हें अकेले यात्रा करने में आनंद मिलता था, पसंद था। यात्रा में अगर उन्हें कोई साथी मिल जाए, ये उनको कतई पसंद नहीं था कि कोई उन पर नज़र रखे। और इसी के साथ उन्होंने अपना अनुभव भी यहाँ पर बताया कि किस तरह हम कोई एक दृश्य को देखना चाहते हैं, लेकिन अचानक कोई चीज़, कोई पहाड़ बीच में आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कैमरा ही हिल गया हो। उसके बाद वो कह रहे कि हम कोई हसीन मंजर देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, पहाड़ी बीच में आ जाती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम कोई दृश्य को देखना चाहते हैं, लेकिन अचानक जो है ट्रेन गुफा में चली जाती है, जिससे हमारा प्लान चौपट हो जाता है और ना चाहते हुए हमें उस गुफा को, सुरंग को देखना होता है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी बस यात्रा का अनुभव बताया है कि किस तरह बस यात्रा करते हैं वो, और उनको बस यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और किस तरह वहाँ पर व्यक्ति उन्हें मिलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन पसंद है। ये उन्होंने बताया कि वो फिर सबको अपने हृदय में रखती है। कौन सी? एक्सप्रेस ट्रेन। और सुपरफास्ट ट्रेन तो अपनी चाल पर ही चलती है, वो किसी के लिए रुकती नहीं है।
और यहाँ पर उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि हम ट्रेन में जाते हैं, बड़ा आनंद लेने जाते हैं, लेकिन जैसे हम अंदर जाते हैं तो आपके झोले में से झाँकता हुआ अखबार कोई क्या करता है, पूछेगा कि मैं कैसे ले सकता हूँ समाचार पत्र, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। उसके बाद हमने देखे कि आप भला ही ना चाहे उसे देना, लेकिन वो आपके जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर ही क्या कर लेता है, आपसे पेपर ले लेता है। चलिए बढ़ते हैं अब इससे आगे, अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। अब देखिए, इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चढ़ रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। सामने वाला पूछेगा, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? हम कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। हम कहेंगे टाइम बदल गया। अब क्या करें रामनारायण उपाध्याय जी के, जैसे ही आप इन सब से छुटकारा पाकर, पेपर से छुटकारा पाकर, जो न्यूज़पेपर का हाल हुआ ना अभी, हाँ उससे छुटकारा पाकर आप कुछ टाइम के लिए सर पीछे करके आराम करना चाहेंगे कि चलो थोड़ा सा आराम करता हो, तो सामने से आपके ऊपर एक सवाल उछलेगा, ये लो बेटा सवाल, कहाँ तक चढ़ रहे हैं? है ना, हम पूछते कहाँ तक जाएंगे भाई? हाँ, हम बैठे हुए हैं और सामने वाला खड़ा हुआ है, तो फिर और ज़्यादा मुसीबत, वो तो सवाल पूछ पूछ कर हैरान ही कर देगा। तो यहाँ पर भी रामनारायण उपाध्याय जी के सामने सवाल आया, आप सर के बाल नोचने लगेंगे। आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुँचती है? कहेंगे 3:15 बजे तक। हम कहेंगे 3:15 बजे तक। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, अब कैसे 3:15 बजे पहुंच रही है? और हम बोलेंगे कि टाइम बदल गया। देखते आगे क्या होता है। बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? हम कहेंगे हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। तो सामने वाले व्यक्ति क्या कह रहे हैं, गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग चैन होती होगी, आज की तारीख में पहुँच जाए यही गनीमत है। हाँ, ये क्या होती है, एक तरह की चैन होती है, इमरजेंसी के वक्त हम ये खींच कर सामने जो ड्राइवर बैठा है उसको खबर दे सकते हैं कि आपको गाड़ी रोकना है। एनी एमरजेंसी के वक्त इस चेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टॉप ट्रेन पुल चेन, आपको अगर ट्रेन रोकना है किसी इमरजेंसी का वक्त तो इसको खींचिए। तो वो यही कह रहे हैं कि गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए ये गनीमत है। बार बार लोग खींचते रहेंगे तो गाड़ी कैसे पहुंचेंगे, उनका ये मकसद है कहने का। फिर आप सोचेंगे कि आप चलो चर्चा का अंत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। दिख रही है ना आपको यहाँ पर चैन, ये वाली। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है ये वाली चर्चा। अब क्या हुआ यहाँ पर, समझ गए ना आप लोग? सामने वाला शख्स उनको बार बार सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल पूछा कि गाड़ी कितने बजे पहुँचेंगी, फिर क्यों इतनी लेट हो रही, फिर इतनी जल्दी क्यों पहुँच रही है, फिर आप कहाँ तक जा रहे, भोपाल जा रहे हैं तो फिर हबीबगंज क्यों उतरेंगे, और हबीबगंज उतरेंगे तो क्यों उतरेंगे, भोपाल क्यों नहीं उतरेंगे? सामने वाला आपको क्या कर रहा है, पका देगा। वे चिढ़ कर कहेंगे, क्या कहेंगे, चिढ़कर, खाक पास पड़ता है यहाँ तुलसी नगर, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐड लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोड़ा कॉलोनी उतार देता है।
क्या कह रहे वो चिढ़ कर गए, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाला 5-7 रुपये ऐड लेगा आपसे। इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम से टेम्पो मिल जाता, वहाँ से 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, बराबर ना। आप खामखा इधर उतर रहे हैं, हबीबगंज उतर रहे हैं, आप भोपाल उतरिए। आप क्या दे रहे हो, फ्री फंड में आपको मशवरा दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। सोचा कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन से ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में ना बिठा दे। अतः वे चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। क्या कह रहे हो, अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा भोपाल में क्या करते हैं, कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। अब इनसे किसी ने कुछ पूछा नहीं, ये अपने ही बातें बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब वो उनको बोल रहे थे कि आप भोपाल उतरते, फिर वहाँ से आपको 50 पैसे में टेम्पो मिल जाता। फिर ये सोच रहे हैं कि कहीं पुनः ये हबीबगंज स्टेशन से ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में ना बिठा दे, तो इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। और वो कह रहे हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सहयात्री के जवाब देना ही होगा। उसने जो प्रश्न आपसे किया है उसका जवाब आपको देना ही होता है, वरना वो बोलता ही रहेगा। उसने पूछा भोपाल में क्या करते हो, इन्होंने कहा कि मीटिंग में जा रहा हूँ। अब उनसे किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या करते हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो वल्लभ भवन के अकाउंटर हैं, हमारे लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, अपनी भी पगार सैलरी आ जाती है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। अब उनकी राम कथा शुरू हो गई है सामने वाले आदमी की। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए, अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। अरे नाराज़ भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज़ होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अब वो, अगर ट्रेन में वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी अगर मिल जाए तो बस ख़त्म, पूरा राम कहानी सुन लो। कहेंगे 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, गाड़ी आउटर पर नहीं है तो रात में मुश्किल हो जाएगा लौटना। और कह रहे हैं कि आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, मालगाड़ी को, है ना, क्योंकि माल के ख़राब होने का खतरा बना रहता है। और वो कह रहे हैं कि जो मेल में आदमी बैठा है उसके बिगड़ने का तो कोई डर नहीं। और वो कह रहे हैं कि अगर नाराज़ भी हो जाए तो शिकायत किससे करें, जब तक शिकायत किताब मंगवाएंगे, जब तक शिकायत करेंगे तब तक तो रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। तो यही कह रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी के रेल में जो आपके सह यात्री आपको मिलते हैं, आपको उनके साथ बात करना पड़ती है, जवाब देना ही पड़ता है। हाँ भाई ऐसा हो गया, अमेरिका ने ईरान पर बम डाल दिया, इराक पर ऐसा कर दिया, चलो ईरान तुरान की बातें तो सुनना ही पड़ती है। ऐसा कह रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी। बढ़ते आगे। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्यों भाई साहब
बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। अब क्या कह रहा है दूसरा आदमी कि मैं पूछताछ विभाग में हूँ, और वहाँ का वो एक्सपीरियंस, अपना अनुभव सुना रहा है कि कैसे कैसे लोग आके सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि 10 बजे वाली गाड़ी कब आएगी। अब 10 बजे वाली गाड़ी 10 बजे ही आएंगी ना, कैसे सवाल है ये, उससे पहले आएगी ना तो उसके बाद आएंगी। लेकिन ये तो इंडियन रेलवे है, 10 बजे वाली गाड़ी तो 12 बजे आती है, तो उसका जवाब दो सही है ना। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर आएगी। अब छोटी लाइन वाली गाड़ी बड़ी लाइन पर तो आ नहीं सकती, हाँ, उसको तो वहीं आना है। और एक दिन तो एक आदमी ने कमाल ही कर दिया, पूछा भाई साहब बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर है। अभी देखिए वो क्या जवाब देते हैं। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सह यात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण कर लेते हैं। मैंने कहा ये तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है। क्या कह रहे वो। अब उसने जो सवाल पूछा था कि बाहर जाने का रास्ता बताइए बिना टिकट वालों का, तो उसने कहा आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। यही काम है मुझे। क्या कह रहे हो कि यही काम है मुझे, ये पूछताछ विभाग है, ना कि तुमको बाहर जाने का रास्ता बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अभी एक बार सही यात्री ने पूछ लिया कि क्यों भाई साहब आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण रिजर्वेशन करते हैं। तो मैंने कहा हाँ सहज बात है, ये तो नॉर्मल बात है, आजकल बिना आरक्षण के बिना रिजर्वेशन के यात्रा करना बोले तो सिर दर्द मोल लेना है। समझता है ना आपको। आरक्षण आप लोगों ने किए होंगे ट्रेन में जाने से पहले। वो बोले आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है, आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाहों से कहता है जब टिकट है तो क्यों देखना, नहीं होता तो देख लेते। वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास ना टिकट है ना आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वो जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। क्या बता रहे, कुछ रेलवे की सच्चाई है यहाँ पर बता रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी, कि वो बोले कि आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है, आरक्षण ना करने में सिर दर्द नहीं है, आरक्षण करवाने में सिर दर्द है। आप तो चक्कर काटते तब कहीं जाकर एक सीट मिलती है, और जब आप शान से टिकट लेकर अंदर जाते हैं तो वो भी हिकारत भरी नज़रों से दिखता है आपको टीटी कि टिकट है तो फिर क्या देखना, क्यों दिखा रहे हो, बैठो अपनी सीट पर जाकर, नहीं होता तो देख लेते। अब वो क्या कर रहा है टीटी कि दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास ना तो टिकट है और ना ही आरक्षण, इशारों इशारे में कुछ बात होती है और उसको जहाँ जाना होता है, जहाँ तक जाना होता है, वहाँ तक वो उसको सीट दे देता है। कौन, कंडक्टर यानी कि टीटी। समझ रहे आप बात को, समझ रहे आप बात को। हाँ, क्या आपने टिकट निकाला, हफ्तों तक चक्कर काटे, डिब्बे में गए, टीटी बोलता है आपके पास टिकट है तो क्यों देखना, और जिसके पास टिकट नहीं है उसकी सीट बुक करके देता है, वो जहाँ तक जाता है और जहाँ तक जाना जाता है, वो जहाँ से चाहता है और जहाँ तक जाना चाहता है उसको सीट बुक करके दे देता है। कौन, टीटी। आप समझ रहे होंगे राम नारायण उपाध्याय जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। बढ़ते आगे। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। क्या कह रहे हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे जगहों पर लिखा हो रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, कि कृपया इसका ध्यान रखिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि देखा नहीं आपने, रेल के हर डब्बे पर लिखा होता है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, यानी जनता का माल है, जनता की जायदाद है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, यानी इसके पीछे एक
ऐसी इबारत भी है जो लिखी गई नहीं है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, कंडक्टर की टीटी की जायदाद है। ऐसा यहाँ पर कह रहे राम नारायण उपाध्याय जी कि वो जिसको चाहता है, जहाँ से चाहता है, जहाँ तक चाहता है वो टिकट दे देता है। टिकट बनाता है नहीं बनाता है उसकी मर्जी। किसकी? टीटी। बढ़ते आगे। साज हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होलडॉल बिछाने शुरू कर दी। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सह यात्री ने देखा तो पूछा, क्यों, आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। अभी देखिए यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे लोग। क्या अब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सिर दर्द के कारण एक सिर दर्द की गोली खा ली। तो सामने बैठे यात्री ने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ सर दर्द हो रहा है, मैंने सर दर्द की एक गोली खाया हूँ। अब इतना लोग पकाएंगे तो सर दर्द तो होगा ही ना, बराबर ना। तो देखते हैं आप सामने वाला बंदा इस सिर दर्द की गोली पर और कितना पकाता है और कितना सर दर्द देता है राम नारायण उपाध्याय जी को। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो ना खा ली थी? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी होती है। हाँ, अब उन्होंने गोली खा ली सर दर्द की, लेकिन सामने वाला बंदा अभी क्या कर रहा है और उनसे बातें ही कर रहा है कि ऐसी वैसी गोली क्यों खाई, कुछ भी खा लिए रिएक्शन हो जाएगा। कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली। ये रेलवे वाले भी क्या करते हैं, कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबालते हैं, वापस से उबलती कढ़ाई में डालते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो गर्म है कि नहीं है, हाथ लगा कर देखो भाई साहब। तो उनका कहने का मतलब है कि बासी खिलाते हैं रेलवे वाले। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, इनके साथ ऐसा हुआ होगा। बढ़ते आगे। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या ये पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतः सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वो बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अभी क्या कह रहे हैं भाई साहब ये कि मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, पूरी कचौड़ी पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, रेलवे वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, अपनी पराठे साथ में लेकर चलता हूँ। कोई पराठे वाला मिल जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा। फिर पूछते हैं कि आपको अकेले को बीमारी है ये कि फिर पूरे परिवार को सर दर्द होता है? अब वो कह रहे हैं कि मेरे सब परिवार में सभी को सिर है तो या तो सबको सर दर्द होगा, और जिन पर शनि होता है उनको भी सर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उनको भी सर दर्द होता है, सिर दर्द होता है। बढ़ते आगे। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, लेकिन जब से हम सफ़र यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। क्या कह रहे हैं वो कि आप बजा फरमाते हैं, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी भला चंगा था, कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़ा तब भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये सह यात्रियों ने मेरा सर खाना जब से शुरू किया तब से ही सर दर्द होने लगा। तो वो क्या कहता है, देखिए, सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों की दर्द सिर से परेशान हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और आप इस पाठ को पढ़ेंगे और आनंदित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
पठनीय। यहाँ पर क्या करना है आपको, बढ़ती जनसंख्या का असर रेल यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित निबंध पढ़िए। क्या करना है आपको, निबंध पढ़ना है। कौन सा, बढ़ती जनसंख्या। क्या हो रही, जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ ही रही है। इससे पहले हमने देखे थे जनसंख्या को गिना जाता है जिसे कहते हैं जनगणना, बराबर ना। तो उसके अनुसार हमारी जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है और ट्रेनों में, रेलवे में इतना रश बढ़ गया है कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आप देख रहे हैं फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह रश बढ़ा है। जनसंख्या का असर रेल यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस संबंध में आपको क्या करना है, निबंध पढ़ना है। आपको बहुत सारे निबंध मिल जाएंगे कि उसके बुक में मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पर सर्च कीजिए बढ़ती जनसंख्या का असर रेल यात्रा पर। इस तरह के निबंध आपको मिल जाएंगे। अगर आपको निबंध ना मिले तो आप सोचिए और उसको लिखिए। आप लिख भी सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या का रेल यात्रा पर असर। इस तरह उसकी हेडलाइन दीजिए और फिर उस पर एक निबंध लिखिए, न्यूज़ लिखिए, आर्टिकल लिखिए। देखते हैं अगला काम। सुनना है आपको, श्रवणीय, सुनने लायक। जीवन में स्वच्छंदता कैसे हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में सुनिए और बताइए। अभी स्वच्छंदता क्या होती है, स्वच्छंदता क्या होती है, मतलब खुद की सुनना, किसी और की नहीं सुनना, अपनी मनमानी करना। तो क्या मनमानी करना सही बात है, कैसे ये हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में आपको सुनना है कि स्वच्छंदता यानी मनमानी कैसे हानिकारक हो सकती है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला काम। संभाषणी। संभाषणी में आपको क्या संभाषण करना है, कचरा बीनने वाले से संवाद कीजिए और मुख्य मुद्दे बताइए। क्योंकि कचरा बीनने वाले यानी जो कचरा उठाते हैं, कचरा चुनते हैं, उनसे बात कीजिए, संवाद कीजिए। और क्या उससे आप बातचीत करेंगे, उसका मुद्दे तैयार कीजिए कि क्या पहले क्या सवाल पूछेंगे, उसके बाद क्या सवाल पूछेंगे, एक लिस्ट बनाइए। इसके बारे में आप तैयारी कीजिए और फिर उससे जाकर मिलिए और उससे ये तमाम बातें, तमाम सवालात पूछिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।